अब आइए जरा सुखवाद पर चलते हैं। कल हम लोगों ने सुखवाद का पहला भाग पढ़ा। कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं कि नैतिकता के सार नाम के जिस टॉपिक की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, आपको भी रमजान मुबारक जन्नत। नैतिकता के सार के जिस टॉपिक की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, उस टॉपिक में हम 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से सवाल? पहला सवाल कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें। हमारे सामने अगर कोई विकल्प आएगा तो कैसे पहचानें कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक है। इस नैतिक अनैतिक की पहचान से हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। दूसरा, जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार नैतिकता को जानने के बाद भी मेरे सामने एक सवाल आता है कि मैं नैतिक क्यों बनूं, नैतिक बनने से मुझे क्या मिलेगा। हमारे दिमाग में धारणा है कि नैतिक बनने से नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको कहते हैं नैतिक प्रेरणा की कमी। नैतिक प्रेरणा की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान कैसे होगा? कांत में आपने देखा था कि उसने कहा कि नैतिक प्रेरणा बनेगी भगवान को मानने से। हमने उसका एक विकल्प तैयार किया था सेकुलर नैतिकता में, कहा था राज्य अगर भगवान की तरह न्यायपूर्ण हो जाए तो नैतिकता की प्रेरणा बन जाएगी। आपने गांधी में देखा था, गांधी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपने आप को चेतना माने तो समझ लेगा कि सामाजिक प्राणी माने तो समझ लेगा कि अच्छी जिंदगी हमारी बिना नैतिकता के नहीं बन सकती है, क्योंकि बिना नैतिकता के हम स्वार्थी लालची हो जाएंगे, हमारी दुनिया में हिंसा बढ़ जाएगी, झूठ बढ़ जाएगा। और ऐसी दुनिया में हिंसा होगी, झूठ होगा, उसमें हमारा सुख नहीं बचेगा, उसमें हमारी शांति नहीं बचेगी, सत्य नहीं बचेगा। यही सवाल स्वार्थवादियों के सामने आया तो उन्होंने कहा हमको इसलिए नैतिक बनना चाहिए क्योंकि इसी में हमारा हित है, क्योंकि नैतिक बनने से संस्थाएं अच्छी होंगी, संस्थाएं अच्छी होंगी तो उनसे मिलने वाली सेवाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, और अगर सेवाओं वस्तुओं की गुणवत्ता संस्थाओं की बढ़ जाएगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगी अंतर संस्थाओं की गुणवत्ता पर निर्भर है। तो हम एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं सारी पढ़ाई से कि मैं नैतिक क्यों बनूं। क्योंकि जनरली जो लोग नैतिक नहीं होते मानते हैं नैतिक बनने में नुकसान है, अनैतिक बनने में फायदा है। स्वार्थवाद पर क्या आपने देखा? उसने कहा नहीं, नैतिक बनने में फायदा है। दुनिया के जिन मुल्कों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर है, उन मुल्कों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता इसीलिए बेहतर है क्योंकि लोग नैतिक हैं। तो दूसरा सवाल ये कि मैं नैतिक क्यों बनूं। तीसरा, हमारी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे यौन हिंसा है, रेप है, सेक्स वायलेंस है, सोशल इनजस्टिस है, एक्सप्लॉयटेशन है, वीकर सेक्शन का, कमजोर वर्गों का शोषण है, असमानता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कैसे दूर करें? आपने स्वार्थवाद पढ़ के देखा, स्वार्थवाद ने कहा कि अगर आप स्वार्थवाद की नैतिकता अपनाएंगे उससे वर्गीय चेतना पैदा होगी, और वर्गीय चेतना से आपने देखा था कैसे प्रतिरोध होगा शोषण के खिलाफ, और उससे उस प्रतिरोध से बुराई के खिलाफ जो प्रतिरोध बढ़ेगा, औरतों का उदाहरण लिया था, कहा था औरतें अगर स्वार्थी हो जाएं तो बुराई के खिलाफ लामबंद हो जाएंगी, वर्ग बना लेंगी, अपना प्रतिरोध करेंगी, तो उनके साथ होने वाली यौन हिंसा रुक जाएगी। तो 3 बड़े सवालों का जवाब बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं नैतिकता के सार में। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें, जिसमें आपने देखा था कांत ने एक फार्मूला बताया, रॉल्स ने बताया, गांधी ने बताया। स्वार्थवादियों ने कहा जो स्वार्थ तुम्हारा इसमें बुरा हो रहा है वही नैतिक है, लेकिन स्वार्थ को थोड़ा व्यापक नजरिए से देखना। तो नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें? एक बात ये, मैं नैतिक क्यों बनूं, इस सवाल का जवाब। और तीसरा, नैतिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। 3 सवालों के जवाब के लिए हम ये नैतिकता के सार की पढ़ाई कर रहे हैं। तो केस स्टडी में जहां पूछा जाएगा किस विकल्प को चुनोगे, वहां जिस विकल्प के पक्ष में ज्यादा नैतिकताएं होंगी, परिणाम निरपेक्षतावादी, परिणाम सापेक्षतावादी, उसको चुन लूंगा। इससे दुविधा हल होगी, सही गलत की पहचान कर पाऊंगा। उन सवालों को हल कर लूंगा जहां पूछा जाता है कि तुम अपने आप को नैतिक क्यों बनाओगे। पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जाते, नैतिक लोग राजनीति में नहीं जाते, कैसे भेजोगे? नैतिकता के लाभ बता के, नैतिकता में मेरा हित है, अभी स्वार्थवाद से ही सीखा, सुखवाद से भी उसका एक उत्तर सीखेंगे उससे। और तीसरे तरह का सवाल कि आप कोई समस्या है, भ्रष्टाचार की है, यौन हिंसा की है, सामाजिक अन्याय की है, उस समस्या का समाधान कैसे करोगे। इन 3 तरह के सवालों को हम हल करेंगे इससे। इसी बैकग्राउंड में हम सुखवाद को पढ़ रहे हैं। सुखवाद में भी हमने उसके 3 भाग बनाए। एक भाग में सुखवाद क्या है, सुख क्या है, कितने तरह का होता है, सुखवाद कितने प्रकार का है, ये पढ़ाई सारी। दूसरे भाग में सुखवाद का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, जैसे स्वार्थवाद में किया था। सुखवाद से इंसान की भलाई कैसे होगी, सुखवाद से संस्था की भलाई कैसे होगी, सुखवाद से दुनिया कैसे बेहतर बनेगी, इस तरह के सवाल। और तीसरे भाग में सुखवाद की आलोचना। तो चलिए, 3 भाग में हमने सुखवाद को बांटकर इसको पढ़ने की योजना बनाई थी। एक भाग में इसका तथ्यात्मक भाग है, फैक्चुअल पार्ट है। इसके फैक्चुअल पार्ट में सुख क्या है, सुखवाद क्या है, सुखवाद का प्रकार, इस तरह की बात। दूसरे पार्ट में सुखवाद का अनुप्रयोग, जिसमें व्यक्ति की भलाई, दुनिया की बेहतरी और संस्थाओं की बेहतरी का मामला शामिल है। व्यक्ति की भलाई के साथ साथ इसके साथ एक और बात जोड़ सकते हैं, नैतिक प्रेरणा का स्रोत। मैं नैतिक क्यों बनूं, मैं नैतिक क्यों बनूं। और तीसरा भाग होगा सुखवाद की आलोचना।
ठीक है, चलो पहले भाग में सुख क्या है ये क्लियर है, सुख क्या है, सुखवाद क्या है, सुखवाद के प्रकार क्या हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। इसी सुखवाद के प्रकार पर थोड़ी बात से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। इस वाले पर हम पढ़ रहे थे जब हमने कल की क्लास समाप्त की थी, तो सुखवाद के प्रकार से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाय सुप्रिया दीदी, कैसे हो? अच्छा, देखो सुप्रिया दीदी ठीक है, पूछ लो फिर उसके बाद आगे बढ़े। और देखो कोई हालचाल पूछना पूछो। सुखवाद के प्रकार पर पढ़ाई कर रहे थे भाई। अरे हो गया पापा कुमार, बहुत देर से ये चल रहा है। हैंडसम लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुढ़ापा आ गया भाई, बच्चा खराब लगने का समय गया। दो प्रकार का हो गया था ना? अच्छा, तो दो प्रकार का जो हो गया था उसी दो प्रकार में थोड़ी बात बची रह गई थी, तो उससे बातचीत आगे शुरू करते हैं। दो स्टेटमेंट बताए थे और उन्हीं दो स्टेटमेंट पर बात खत्म की थी ना। कौन सा स्टेटमेंट था? सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट बताया था दोनों में? सुखवाद के प्रकार में हम गए थे और इसमें एक तरफ कहा था एक सुखवाद है स्थूल सुखवाद। सुप्रिया दीदी बताएंगी और प्रदीप भैया बताएंगे कि स्थूल सुखवाद क्या होता है, और फिर पापा कुमार बताएंगे कि परिष्कृत सुखवाद क्या होता है। बताइए सुप्रिया दीदी कहां हो, बताओ जल्दी, स्थूल सुखवाद क्या होता है? पापा कुमार, परिष्कृत सुखवाद क्या होता है? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। टाइम मत लो। अंशु, एक तो पता नहीं, ऊपर से गलत आंसर बता दिया, एक्सपोज भी हो गए। आंसर भी नहीं पता था और बता के एक्सपोज भी हो गए, इससे बढ़िया ना बताते। संजना, ये उत्तर भी गलत है। जो पढ़ाता हूं उसको भी नहीं पढ़ती, इसलिए कहता हूं हाल चाल कम पूछा करो। आनंद का मूल्य आधारित नैतिकता बनाने को बताने वाला सिद्धांत, ये सुप्रिया जी ठीक नहीं है, गलत उत्तर है ये। रवि राज ने ठीक बताया, रवि मौर्य ने गलत बताया, रवि मौर्य ने बिल्कुल उल्टा बता दिया। अब देखिए सुप्रिया जिसमें आंसर पढ़िए, देखिए बहुत सारे लोगों का। अंशु आप भी पढ़िए आंसर, इसलिए कहता हूं चैट मत किया करो बच्चों, चैट करने से कहां ये सब बात समझ में आएगी। यारी दोस्ती प्रेम मोहब्बत, इनके लिए बहुत समय है, सारा काम क्लास में कर लोगे क्या? हाल चाल दोस्ती सब यहीं करोगे, कैसे बात बनेगी? ठीक है, देखो जिन्होंने सही उत्तर बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया। स्थूल सुखवाद वो सिद्धांत है जो कहता है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक नहीं। रवि मौर्य, सुखों में मात्रात्मक गुणात्मक भेद दोनों होता है, ये मत कहो। स्थूल सुखवाद में कहो सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक नहीं। मात्रात्मक भेद क्या होता है? जैसे 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर 1 मीटर 10 मीटर, ये मात्रा है, जिसको नंबर से गणना करो ना, इसके आगे नंबर लगा दो, 1 2 3 4, इस तरह का नंबर से जिसको मेजर कर लो उसको मात्रा कहते हैं। और गुणवत्ता गुणवत्ता मतलब होता है अच्छा खराब, ज्यादा अच्छा कम अच्छा श्रेष्ठहीन, ये गुणवत्ता है। तो जो लोग कहते हैं सुखों में कोई ज्यादा अच्छा कोई कम अच्छा, कोई श्रेष्ठ कोई हीन, नहीं होता, लेकिन सुखों में मात्रा का अंतर है, मेजर कर सकते हैं, नंबर के साथ मेजर कर सकते हैं, वो लोग स्थूल सुखवादी कहलाते हैं। स्थूल सुखवादी वो हैं जो सुखों में मात्रा का भेद मानते हैं, गुणवत्ता का नहीं। और परिष्कृत सुखवादी कौन है? परिष्कृत सुखवादी वो हैं जो सुखों में मात्रा का भी भेद मानते हैं और गुणवत्ता का भी भेद मानते हैं। कहते हैं सुख एक दूसरे से कम और ज्यादा भी होते हैं और श्रेष्ठ और हीन भी होते हैं। तो जो लोग मानते हैं सुखों में मात्रा का अंतर और साथ साथ किसका? गुणवत्ता का अंतर, मात्रा का अंतर और गुणवत्ता का अंतर दोनों, वो परिष्कृत सुखवादी। और जो कहते हैं सुखों में केवल किसका? मात्रा का अंतर, किसका नहीं? गुणवत्ता का नहीं, ये कौन है? स्थूल सुखवादी। मात्रा का मतलब कम ज्यादा, गुणवत्ता का मतलब ज्यादा अच्छा कम अच्छा। कल बताया इसका समर्थन कौन करता है? बेंथम। क्या था बेंथम का कथन? पुष्पिन एवं कविता से मिलने वाला सुख
एक ही कोटि का है। पुष्पिन खेलने से सुख मिले जो कविता पढ़ने से मिले, इसमें कोई ज्यादा गुणवत्ता और कम गुणवत्ता वाला नहीं है। कविता क्या है? मानसिक सुख। पुष्पिन खेलना क्या है? शारीरिक सुख। पुष्पिन बच्चे खेलते हैं, बच्चों का खेल है शारीरिक सुख। कविता समझना पड़ेगा, परिष्करण चाहिए, मानसिक सुख। क्या कह रहा बेंथम? पुष्पिन खेलो या कविता पढ़ो, कविता सुनो, दोनों के सुखों में कोई गुणवत्ता का भेद नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा था? इधर कौन है? इधर था, कल बताया था, जेएस मिल। इसने क्या कहा था? जेएस मिल ने कहा था कि एक असंतुष्ट मनुष्य क्या है? ये श्रेष्ठ है किससे? संतुष्ट सूकर से। सूअर को सूकर कहते हैं संस्कृत में। और क्या कहा था? एक असंतुष्ट सुकरात, ये श्रेष्ठ है किससे? संतुष्ट मनुष्य से। ठीक है, हम इसी बात को थोड़ा समझने जा रहे हैं, और इसे समझने के बाद आप पाएंगे हम इसका क्या कर देंगे? अनुप्रयोग। कहां? व्यक्ति की भलाई में, दुनिया की भलाई में, संस्था की भलाई में सुखवाद की नैतिकता का क्या करेंगे? अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मत भूलना। इसलिए कहता हूं कि इथिक्स तुमको इसलिए नहीं आ रहा है कि इथिक्स मुश्किल है। एक सामान्य सी परिभाषा जिसमें दिमाग भी नहीं लगाना था, लिखा था बोर्ड पर, कल भी तुमको मिला होगा, लिखा भी होगा तुमने अपनी कॉपी में, कि जिसमें केवल मात्रा का भेद माना जाए, गुणवत्ता का नहीं, वो स्थूल सुखवाद। जिसमें मात्रा गुणवत्ता दोनों का भेद माना जाए, वो परिष्कृत सुखवाद। आज पूछा और तुम तुक्का मारने लगे, अपने मन से पता नहीं क्या क्या उत्तर कर रहे थे। इसमें मन लगाने, मन का कल्पना करने की क्या जरूरत थी भाई? कल पढ़ाया है, इतनी सरल सी बात है। तो ये दिखाता है कि आप रिवीजन नहीं करते। कोई विषय कई बार समझाया कि बचपन में तुमको गणित इसलिए नहीं आया था कि टीचर पढ़ा के चला गया, उसके बाद तुम घर गए और फिर कभी पढ़ाई नहीं। गणित इसलिए आया था, टीचर पढ़ा के गया, घर गए, होमवर्क किया, तुमको कोई चीज प्रैक्टिस करने से आई थी। ठीक है, जाननी पहले जो करवा रहा हूं उसको कर लो, फिर केस स्टडी बाद में करना। यूनिट 1 पढ़ रही हो, केस स्टडी यूनिट 7 में है, उसको तुम अभी करना चाहती हो। अभी चलना सीखी ही नहीं, हवाई जहाज उड़ाना चाहती हो। बिल्कुल वही मामला ना कि 1 साल का कोई बच्चा हो, वो कहते हवाई जहाज उड़ा दो हमसे, चल नहीं पा रही ठीक से। पहले चलना सीख लो, फिर साइकिल चलाना सीख लेना, फिर कार चलाना सीख लेना, फिर हवाई जहाज में बैठना सीधे, तब उड़ाना उसको। 7वें यूनिट के बाद का टॉपिक तुम करना चाहती हो अभी। कहां लिखा है केस स्टडीज? 7th यूनिट में। कौन सा यूनिट पढ़ रही हो? पहला। जो आगे सामने है उसको समझा रहा हूं, समझ नहीं रही हो। और जो बहुत दूर है उस पर तुम्हारा मन भाग रहा है। मन को काबू करो, कंट्रोल करो, मन बड़ा चंचल होता है, भागने मत दो। ठीक है, तो ये जरा समझो। तो पहला भेद जो ये भेद बताया स्थूल सुखवाद और परिष्कृत सुखवाद में, तुम लोग बच्चे ही रहोगे। अरे अब छोड़ दो, मैं अच्छा लग रहा हूं, खराब लग रहा हूं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एकदम छोटे बच्चों की तरह ना, जैसे एकदम बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में जो बात बैठ जाती वही बैठ जाती। क्लास की शुरुआत से अच्छे लग रहे हो गया, अच्छे लग रहे, खुश हो गया मैं आज। इससे ज्यादा खुशी जो है मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इतना ही काफी है, इसलिए यही रोक दो इसको ना। हाँ चलो, तो जरा देखो, ये जो स्थूल सुखवाद और परिष्कृत सुखवाद में ये मैंने अंतर बताने के लिए 2 स्टेटमेंट यूज किए। इससे हम 2 बात निकालने जा रहे हैं। एक क्या निकालेंगे? पहला निकालेंगे कि ये बेंथम साहब जो कहते हैं सुखों में मात्रा का भेद होता है, कैसे पता करेंगे भाई कौन सुख ज्यादा है कौन सा कम? कौन सा फार्मूला लगाते हैं ये? बेंथम बताएंगे एक सिद्धांत जिससे सुखों में मात्रा का अंतर कैसे पता किया जाएगा। इसका सिद्धांत आप सीख के 2 सुखों में कौन ज्यादा है कौन कम, ये पता कर लेंगे। फिर हम जाएंगे मिल साहब के पास, इनसे क्या कहेंगे? ये तो भाई साहब मात्रा का भेद ही बता रहे थे, जिन्होंने मात्रा वाला तो निपटा दिया मामला कि ऐसे ये सूत्र लगाओ, मात्रा पता कर लो। आप कह रहे हो कि सुखों में गुणवत्ता का भेद होता है, और मिल कहते हैं मानसिक सुख शारीरिक सुख से गुणवत्ता में श्रेष्ठ होता है। तो जरा बताइए मिल साहब कि मानसिक सुख शारीरिक सुख से गुणवत्ता में कैसे श्रेष्ठ होता है? ये कह रहे हैं पुष्पिन और कविता में कोई भेद नहीं, ये कहेंगे नहीं कविता ज्यादा श्रेष्ठ है पुष्पिन से। पूछेंगे भाई कैसे? तो 2 सवालों का जवाब हमको और मिल जाए तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा पार्ट? सुख क्या है, सुखवाद क्या है, सुखवाद के समर्थन का तर्क क्या है, और सुखवाद के प्रकार क्या है, और उससे जुड़ी जो बहस है ये कंप्लीट हो जाएगी, पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए तो हम सीखने जा रहे हैं सुखवाद के इन दोनों प्रकारों से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, अगर बेंथम मानता है कि सुखों में केवल कम या ज्यादा अर्थात मात्रा का भेद होता है, हीन और श्रेष्ठ गुणवत्ता का नहीं, तो बेंथम ने
सुखों की मात्रा की गणना कैसे होगी, इसका उत्तर क्या दिया है? बेंथम साहब कह रहे हैं कि सुखों में मात्रा का भेद होता है, गुणवत्ता का नहीं। तो बेंथम से हम पूछेंगे भैया ये मात्रा जो तुम कह रहे हो सुख कोई ज्यादा होता है कोई कम, कैसे पता चलेगा हमको कौन सा सुख ज्यादा है कौन सा कम, कोई फार्मूला बताओ। तो बेंथम से हमारा सवाल है स्थूल सुखवादियों से कि सुखों की मात्रा की गणना कैसे होगी। और दूसरा सवाल क्या है? तो ये पहला प्रश्न जो था ये किससे था? पहला प्रश्न है स्थूल सुखवादी बेंथम के संदर्भ में, और दूसरा प्रश्न है परिष्कृत सुखवादी मिल के संदर्भ में, परिष्कृत सुखवादी मिल के संदर्भ में। तो बेंथम के संदर्भ में क्या सीखना? पहला भाग सीख रहे हैं लोग सुखवाद का। सुख क्या है, सुखवाद क्या होता है, सुखवाद के समर्थन के तर्क क्या है, सुखवाद का प्रकार क्या है, उसके प्रकार से क्या डिबेट्स हैं। फिर जाएंगे अनुप्रयोग पर कि सुखवाद की नैतिकता से मैं नैतिक क्यों बनूं, उसका क्या जवाब मिलता है। अच्छा चलिए ये बात जरा बढ़ाने से पहले एक बार और पूछ लेते हैं सवाल। पापा कुमार है ना, पापा कुमार ये बताइए स्वार्थवाद की नैतिकता से सवाल का जवाब कैसे मिलता है कि मैं नैतिक क्यों बनूं। फिर आगे बढ़ते हैं। पापा कुमार बताएंगे स्वार्थवाद की नैतिकता से सवाल का जवाब कैसे मिलता है कि मैं नैतिक क्यों बनूं। यूपीएससी का पेपर देखोगे तो उसमें यह सवाल पूछा गया है कि तुम अपने आप को नैतिक कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे। और स्वार्थवाद पढ़ाते समय बात बताई है, सुखवाद पढ़ाते समय फिर बताऊंगा। इसका मतलब अगर मुझे स्वार्थवाद और सुखवाद से सवाल का जवाब मिल रहा है कि एक इंसान को नैतिक क्यों बनना चाहिए, मैं नैतिक क्यों बनूं, तो वही वाला उत्तर तुम सवाल में लिख दोगे जहां पूछा गया तुम नैतिक अपने आप को क्यों बनाओगे। देखिए पापा कुमार इतने बुद्धिमान विद्यार्थी हैं लेकिन इन्होंने गलत उत्तर दिया। यह दिखाता है कि पापा कुमार जैसे विद्यार्थी भी क्लास में बच्चा कुमार बन जाते हैं। इनको कई बार मैंने कहा अच्छे विद्यार्थी हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। अरस्तु का जैविक आंगिक एकता पूछ रहे हैं और जो पढ़ाया उसको भूल गए, कह रहे मनोवैज्ञानिक आधार पर। अरे भाई मनोवैज्ञानिक आधार पर तो यह बताया था कि स्वार्थवाद को नैतिक क्यों माने, स्वार्थ को नैतिक क्यों माने। इसका जवाब स्वार्थवादियों ने दिया था कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी, इसलिए स्वार्थ को नैतिक मानो, नहीं तो दूसरी नैतिकता का पालन मनुष्य नहीं करेगा। इस सवाल का जवाब यह नहीं है कि नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से आएगी। जन्नत परवीन ने सही जवाब दिया। चलिए प्रियंका आप बताइए, आप बताइए प्रियंका जल्दी से। सोनिया शर्मा मनोविज्ञान का सहारा लेके हम ये जानते हैं कि स्वार्थवाद नैतिक क्यों है। कोई सिद्धांत नैतिक क्यों है जानने से आपके अंदर नैतिकता की प्रेरणा नहीं आ जाती। मैं कह दूं कि घायल आदमी की जान बचानी चाहिए नैतिक है, तो क्या घायल आदमी की जान बचाने की चली जाती है क्या? नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप इंटरव्यू देने चली जाएंगे अपना। इसका आप जानेंगे कि घायल आदमी की जान बचाना जरूरी है, इंटरव्यू छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे। सवाल प्रेरणा का है। प्रेरणा पता होता है नैतिकता को सिर्फ जानना नहीं बल्कि नैतिक काम करना भी। प्रबुद्ध नैतिकता से नहीं कुमकुम सोनी, प्रबुद्ध स्वार्थवाद से। मनीषा यादव ने सही जवाब दिया, कौशलेंद्र ने कुछ हद तक सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने समझाया नहीं ठीक से। यहां इस्तेमाल करना था जैविक आंगिक एकता। क्या बताना था कि एक स्वार्थवादी आदमी यह समझता है कि हमारे आज की दुनिया में सारे हित साझे हित हैं। कैसे साझे हित हैं? तुम्हारे लिए अलग से पर्यावरण बनेगा क्या? नहीं। तो पर्यावरण अच्छा हो, पर्यावरण संतुलन हो, इसमें सबका हित है और उसी पर्यावरण संतुलन में मेरा हित है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो राज्य में, सबका इसी में हित है, इसी में मेरा हित है। चिकित्सालय, शिक्षालय, स्कूल, हॉस्पिटल अच्छे हो, इसी में सबका हित है, इसी में मेरा हित है। तो कैसे हित है तुम्हारे आज के? तुम्हारे सारे हित अकेले तुम्हारे नहीं है, पूरे समाज के हैं। और पूरे समाज के हित कब पूरे होंगे? इसका मेरा हित समाज के हित जुड़ा हुआ है। पूरे समाज के हित कब पूरे होंगे? अच्छा स्कूल कब बनेगा, अच्छा हॉस्पिटल कब बनेगा, अच्छी कानून व्यवस्था कब बनेगी, पर्यावरण संतुलित कब होगा? जब नैतिकता बढ़ेगी। नैतिकता बढ़ेगी, स्कूल अच्छे होंगे, नैतिकता बढ़ेगी, डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज अच्छा करेंगे। और अगर ये अच्छे होंगे तो सबका हित है, और सबका हित है तो उसी में मेरा भी हित है। इसे पढ़ाया था। प्रबुद्ध स्वार्थवादी ये समझता है कि मैं इस पूरे राज्य में एक अंग की तरह हूं, पूरा राज्य शरीर की तरह है। शरीर अच्छा होगा तो अंग की तरह मेरा जीवन भी अच्छा होगा, शरीर खराब होगा तो मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा। जैसे आप तालिबानी अफगानिस्तान में इस समय वहां के नागरिक हो तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे, आप अपना बौद्धिक विकास नहीं कर पाएंगे, आपके पास आजादी नहीं होगी तमाम चीजों की, आपकी संपत्ति कभी भी कोई लूट सकता है, छीन भी सकता है। इसका मतलब है कि बुद्ध स्वार्थवादी जानता है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, न्यायपालिका अच्छी होगी, पुलिस अच्छी होगी, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी, हॉस्पिटल अच्छा होगा, स्कूल अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, तो सबका हित है, उसी में मेरा हित है। इसलिए क्या मानता है कि चूंकि मेरे सारे हित दूसरों से जुड़े हुए हैं, हमारे हित साझे हैं और साझे हितों की पूर्ति केवल नैतिकता से हो सकती है, इसलिए नैतिकता में ही मेरा हित है। ऐसा जो आदमी समझता है, क्या समझता है? नैतिकता बढ़नी चाहिए तो उसकी नैतिक काम करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई आदमी अपने हित को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तो एक प्रबुद्ध स्वार्थवादी क्या समझ लेता है? मुझे काम करना अपने हित के लिए, लेकिन चूंकि मेरा हित दूसरों के हित से जुड़ा हुआ है, सबके हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सबके हित के लिए काम करूंगा। सबका हित अच्छा होगा तो मेरा हित अपने आप पूरा हो जाएगा। उसी सवाल का जवाब हमको सुखवाद से भी ढूंढना है। तो ध्यान से सुना कीजिए, क्लास को जाकर घर रिवीजन किया कीजिए। सीधे सवाल यूपीएससी से पूछता है
नहीं पढ़ोगे तो क्या करूं बताओ? आओ वापस आओ। तो हमको एक सवाल बेंथम में सीखना है। वापस लौटो, बटन ऑफ कर देना। उधर वाली जो सवाल पूछा था मैंने, क्यों बनो, अब इधर लौटो। सुखवाद पढ़ रहे हैं। सुखवाद में सुख का मतलब, सुखवाद के प्रकार, इन पर हम बात करते हुए यहां पहुंचे हैं कि बेंथम साहब कह रहे हैं कि सुखों में मात्रा का अंतर होता है, गुणवत्ता का नहीं। हमने उनसे पूछ लिया भाई मात्रा का अंतर पता कैसे लगेगा? दो सुख मेरे पास आएंगे, ए और बी, मैं कैसे पता लगाऊंगा ए में ज्यादा मात्रा है कि बी में? अब मिल साहब क्या कह रहे हैं कि सुखों में मात्रा का अंतर तो होता ही है। चलिए मात्रा का अंतर हम बेंथम साहब से सीख लेंगे। मिल साहब कह रहे हैं कि सुखों में गुणवत्ता का भी अंतर होता है। मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। तो हम बिल साहब से पूछेंगे कि सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है तो कैसे आप बताएंगे कि कौन सा सुख गुणवत्ता में बेहतर है, किस आधार पर? तो दूसरा सवाल हमारा मिल से है। दूसरा प्रश्न क्या है? सुखों में गुणवत्ता का अंतर मानने के क्या आधार हैं? किस आधार पर मिल यह कहता है कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ हैं? पूरी रामायण सुनने के बाद जवाब दोगी चांदनी तो जवाब सही नहीं माना जाएगा। मेरे बताने से पहले जवाब देना चाहिए था। खैर अभी भी तुमने जो जवाब दिया उसको वैसे लिखो जैसे मैंने कहा था। कैसे लिखोगी? प्रबुद्ध स्वार्थवादी ये मानता है कि हमारे सारे हित साझे हित हैं। मेरा हित एक अंग की तरह है जो पूरे राज्य, पूरे समाज रूपी शरीर के हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक सबका हित पूरा नहीं होगा मेरा हित पूरा नहीं होगा, और सबका हित पूरा होगा केवल अच्छी संस्थाओं से, नैतिकता से। इसलिए मेरा हित भी पूरा होगा नैतिकता से। जब इतना सोच के लिख रही थी तो थोड़ा ऐसे लिखा होता। अब जैसे मैंने बोला लेक्चर में जाना, इसको पॉज करना और ऐसे लिख लेना कॉपी पे अपने, वही उतारना रहेगा तुमको। जब तुमसे पूछा जाए तुम आपको नैतिक क्यों बनाओगे, बताओगे कि ये तर्क है। इस तर्क से मैं समझता हूं प्रबुद्ध स्वार्थवादी होने पर कि नैतिकता से संस्थाएं अच्छी, संस्थाओं से सबका हित पूरा हुआ। तो चूंकि सबके हित के साथ ही मेरा हित अंग और शरीर के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबका हित पूरा हुआ। तो शरीर रूपी समाज का, शरीर रूपी राज्य का हित पूरा हुआ, उनका हित पूरा हुआ, उनकी गुणवत्ता बढ़ी, तो मेरे जीवन की गुणवत्ता भी अंग के रूप में बढ़ जाएगी। चलिए दो सवालों के जवाब देखने हैं। पहले सवाल का जवाब बेंथम ने किससे दिया? सुखों में मात्रा के अंतर की गणना कैसे होगी, इस प्रश्न के समाधान में बेंथम अपने सुखवादी कलन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सुखवादी कलन को कहते हैं हेडोनिस्टिक। सुखवाद को हेडोनिज्म कहते हैं, तुम जानते हो। और कलन की अंग्रेजी है कैलकुलस। वो कहता है कैलकुलस बना सकते हैं हम, जिस कैलकुलस से हम अलग अलग किस सुख का मूल्य ज्यादा है किसका कम गणना कर सकते हैं। इसमें उसने 7 पैरामीटर बताए। क्या कहा उसने? 7 ऐसे आधार हैं जिनसे सुखों के मात्रा की गणना हो सकती है। सात उसने पैरामीटर बताए। दीर्घ होना, सांद्र होना, ध्रुवत्व, सांद्रता, फलद, द्रुत और व्यापकता। लिखो, आ रहा हूं तब तक। समझ में नहीं आया ना, इसीलिए लौट आया हूं। समझ में आएगा। लिखा है दीर्घ, सांद्र, ध्रुव। अच्छा, सांद्र 2 बार लिख दिया। दीर्घ, सांद्र, ध्रुव। ये शुद्ध होना चाहिए था, शुद्ध, शुद्ध, फलद, द्रुत, व्यापक। बेंथम कहता है ये 7 आधार हैं जिनसे हम सुखों की गणना कर लेंगे, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू देके, नंबर्स के साथ सुखों को जोड़ के। चांदनी जब बताता हूं तो सुना करो। अब तुम अमावस बन जाती हो जब चांदनी की तरह रहती नहीं हो। जब बताता हूं तुम अमावस रहती हो, फिर पता नहीं अचानक से चांदनी होती हो। पूरे टाइम चांदनी रहा करो। क्या लिखा देखो यहां, हेडोनिस्टिक कैलकुलस। सुखवाद की अंग्रेजी हेडोनिस्टिक, कलन की अंग्रेजी कैलकुलस। कैलकुलस जानती हो?
कैलकुलस जानती हो ना, कैलकुलेट करना, गणना करना, एक मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है कैलकुलस, है ना? ऐसा दिखा होगा कैलकुलस, अगर दिखाए तो ऐसे तीर लगा, ऐसे बनाते हैं सिंबल, ऐसे लिखते हैं डीएक्स डीएक्स ऑब्लिक डीवाई। तो ये जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस है तो पढ़ा होगा ना। अंग्रेजी में लिखा हेडोनिस्टिक, अंग्रेजी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, HEDO, हेडो, NISTIC, हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक, HEDONISTIC, हेडोनिस्टिक, कैलकुलस, CALCULAS, कैलकुलस, हेडोनिस्टिक कैलकुलस। चलो जूम कर देता हूं इसको। दिख रहा है? हाँ, वही जो समाकलन है ना, उसमें समाकलन कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस को। उसमें समा है इंटीग्रल के लिए, कलन है कैलकुलस के लिए, उसमें भी कलन है। अवकलन में भी क्या है? डिफरेंशियल है अव के लिए और कलन है कैलकुलस के लिए। तो कैलकुलस को कलन कहते हैं। बेंथम मानता था सुखों में कैलकुलस का प्रयोग किया जा सकता है, और उसने 7 आइडिया बताए जिनसे सुखों की गणना की जा सकती है, 7 पैरामीटर पर। दीर्घ का मतलब होता है लंबाई, देरी। सांद्र का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ध्रुव का मतलब होता है लगातार बने रहना। शुद्ध का मतलब होता है प्योरिटी। फलक का मतलब होता है जो और कुछ प्रोड्यूस कर दे। द्रुत का मतलब होता है जल्दी। व्यापक का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा दूर, ज्यादा लो तक। दीर्घ, सांद्र, ध्रुव, शुद्ध, फलद, द्रुत, व्यापक। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, तो बेंथम कहता है कि 7 ये तरीके हैं जिनसे सुखों की गणना की जा सकती है। अब ये गणना कैसे करता है बेंथम, वो नहीं पढ़ा रहा, वो ज्यादा कोर एथिक्स हो जाएगा। वो कहता है कि इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं। एक आध उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे शुद्धता है, मान लीजिए। वो कहता है जब भी कोई काम हम करेंगे, क्योंकि सुखवाद परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता है, कहता है जब भी आप कोई काम करेंगे तो उस काम से कुछ सुख पैदा होगा, कुछ दुख पैदा होगा। मान लीजिए एक विकल्प आपके पास ए है, उसमें 4 यूनिट सुख पैदा हो रहा है और 2 यूनिट दुख पैदा हो रहा है। और एक विकल्प आपके पास है बी, उसमें 3 यूनिट सुख पैदा हो रहा है, 1 यूनिट दुख पैदा हो रहा है। ए में 4 यूनिट सुख, 2 यूनिट दुख, बी में 3 यूनिट सुख, 1 यूनिट दुख। बेंथम कहेगा कि दोनों का रिजल्टेंट तो कितना है? 2। 4 - 2 बराबर 2, 3 - 1 बराबर 2। कहेगा लेकिन बी वाला ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि इसमें दुख की मात्रा कम है। शुद्धता का मतलब दुख की मिलावट ना हो, कम से कम मिलावट हो। तो सुखों की मात्रा के हिसाब से तो 4 - 2 भी एक ही है, 3 - 1 भी 2 ही है, कोई बात है। लेकिन शुद्धता किसमें ज्यादा? बी में। तो वो क्या करता है, अगर मान लो ऐसे रहा होता 4 यूनिट सुख मिल रहा होता, 3 यूनिट दुख, तो एक ही रिजल्टेंट सुख मिला। और दूसरे में बी वाले में 3 यूनिट सुख मिल रहा होता, 1 यूनिट दुख, 2 यूनिट रिजल्टेंट बना, तो हम बी चुन लेते। तो बी 2 बार चुनेंगे। कब? जब 3 यूनिट सुख है, 1 यूनिट दुख है, 3 में से 1 घटाया 2 मिला, ऊपर भी 4 यूनिट सुख था, 2 यूनिट दुख था, वहां भी 2 मिला, लेकिन चूंकि बी में दुख कम है इसलिए ज्यादा शुद्ध है। और दूसरे उस समय तो चुनेंगे ही जब बी ए में 4 यूनिट सुख था, 3 यूनिट दुख था, 1 यूनिट उसका परिणाम आया। और बी में 3 यूनिट सुख है, 1 यूनिट दुख है, 2 परिणाम आया। तो उसको शुद्धता कहते हैं। उस सुख को हम ज्यादा मात्रा वाला मानेंगे जिसमें दुखों की मिलावट कम हो। तो ऐसे ही वो और सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन मापने का पैमाना बताता है, व्यापकता मापने का, फलकता मापने का। इन 7 पैरामीटर से बेंथम कहता है कि हम सुख दुख की गणना कर सकते हैं, सुखों में गणना कर सकते हैं कि कौन सा सुख ज्यादा है और कौन सा कम। तो बेंथम क्या कहेगा? यदि किसी व्यक्ति के सामने एक दुविधा हो कि किस सुख उत्पन्न करने वाले कार्य का चयन करे, तो दोनों कार्यों के सुखों की इन 7 पैमानों पर गणना की जाएगी। जिसका स्कोर ज्यादा आएगा वही ज्यादा मात्रा वाला सुख होगा, उसी को चुनना चाहिए। जैसे ए कार्य, बी कार्य, ए से 3 सुख, 2 दुख मिल रहे हैं, बी से 3 सुख, 1 दुख मिल रहा है, तो इधर 3 - 2 बराबर 1, इधर 3 - 1 बराबर 2। तो क्या कहेंगे? बी ज्यादा शुद्ध है। तो बी का क्या कर लेंगे? शुद्धता वाले कॉलम में 2 लिख देंगे और ए के सामने शुद्धता वाले कॉलम में 1 लिखेंगे। फिर ऐसे अलग अलग कॉलम में ए और बी दोनों का क्या पता कर लेंगे? स्कोर। और बाद में सारे 7 आधार पर स्कोर को नीचे जोड़ देंगे।
मान लो ए का स्कोर आया 15, अब बी का स्कोर आ गया 18, तो इसका बी 60 पैमाने पर ए की तुलना में ज्यादा सुख उत्पन्न कर रहा है, स्कोर बी का ज्यादा आ रहा है, इसलिए बी को चुन लेना चाहिए। बेंथम कहता है ऐसा मात्रा का अंतर सुखों में होता है, शुद्धता के आधार पर, अलगता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ऐसा मात्रा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको करके दिखाता है। लेकिन कहता है कोई सुख ज्यादा श्रेष्ठ ज्यादा हीन नहीं है, ये मात्रा का अंतर हो सकता है बस। तो पहले सवाल का हमारा जवाब मिल गया। क्या सवाल था कि अगर सुखों में मात्रा का भेद होता है, केवल मात्रा का भेद होता है, गुणवत्ता का नहीं, तो मात्रा मापेंगे कैसे? बेंथम ने कहा कैलकुलस से मापेंगे, और एक 7 पैमाने वाली हेडोनिस्टिक कैलकुलस बना दी। हो सकता है पीसीएस में कभी आपसे पूछ लिया जाए, बता दिया सुख और दुख दोनों बराबर हो जाए तो दोनों का एक पैमाना बराबर हो गया। लेकिन सातों यूनिट पे जब निकालोगे तो सांद्रता में बिल्कुल एक नहीं आएंगे, ध्रुवत्व बिल्कुल एक नहीं आएंगे, फलकता में बिल्कुल एक नहीं आएंगे, किसी न किसी में स्कोर अलग हो जाएगा। और 7 का जब रिजल्ट निकालोगे, एक में ज्यादा आएगा, एक में कम, जो ज्यादा आएगा उसको चुन लेंगे। अब दूसरा मिल के अनुसार ना, तो ये तो क्या हो गया, इससे बेंथम ने सुखों के मात्रा की गणना वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो सुखों की मात्रा वाले प्रश्न का उत्तर बेंथम ने दे दिया। हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। कौन सवाल था मिल का? कि भैया मिल से हम पूछेंगे, चलो मात्रा वाला तो हमने मान लिया कि ऐसे निकल आएगा, गुणवत्ता भी तुम कह रहे हो अलग अलग होती है। अमिल कहता था मानसिक सुख गुणवत्ता में शारीरिक सुखों से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कहां जा रहे हैं? अब दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल ने क्या दिया यह देखना होगा। किस आधार पर मिल सुखों में गुणवत्ता का अंतर बनाता है? किस आधार पर मिल यह कहता है कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से गुणवत्ता में बेहतर है? बेंथम ने ये नहीं कहा कोई बेहतर, बेंथम ने कहा स्कोर देखो जिसका ज्यादा निकला है वो चुन लो, मात्रा में अंतर है। मिल कह रहा नहीं, गुणवत्ता में भी अंतर, क्वालिटी में फर्क है। मेंटल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली सुपीरियर देन बॉडी प्लेजर्स। ठीक है, मेंटल प्लेजर्स आर सुपीरियर देन बॉडी प्लेजर्स। तो सवाल उठता है कि कैसे, पर क्या दिया मिलने? मिल ने इसके लिए 3 आधार बताए जिनसे सिद्ध होगा कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है। तीन आधार बताए। कौन कौन से आधार? पहला, योग्य न्यायाधीश का निर्णय। दूसरा, योग्य न्यायाधीश का निर्णय। दूसरा, समावेशन। तीसरा, संपोषणीयता, टिकाऊपन। टिकाऊपन क्या मतलब इसका समझते हैं। जैसे आप किसी विवाद की दशा में कहां जाते हैं? न्यायपालिका, जज के सामने जाते हैं और फैसला सुनते हैं। वैसे मिल कह रहा है कि अगर इस पर डिस्प्यूट हो गया है कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है कि नहीं, उसमें गुणवत्ता में अंतर होता है कि नहीं, तो चलो योग्य न्यायाधीश के पास चले। तो जरा पहला तर्क पहले समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तीनों आधार। इन 3 आधारों से आप ये सवाल आगे चल के हल करेंगे कि मुझे नैतिक क्यों बनना चाहिए। सवाल हल करेंगे, नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से आएगी। इसी से आगे चल के हम सुखवाद के अनुप्रयोग से दिखाएंगे कि सुखवाद की नैतिकता से संस्थाएं कैसे अच्छी होंगी, दुनिया कैसे अच्छी होगी। इसे यूपीएससी कई सवाल हल होंगे। पहला, योग्य न्यायाधीश वाला सुनो। मिल कहता देखो, 2 सुखों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा हीन है, या 2 सुखों में गुणवत्ता का अंतर है या नहीं है, ये तो वही आदमी बता सकता है जिसको दोनों सुखों का ज्ञान हो। कहता किसी ऐसे आदमी की बात मत मानो, किसी ऐसे आदमी का उत्तर मत सुनो जिसने एक ही सुख भोगा है और ज्ञान दे रहा है कि यही सुख बेहतर है। बिल्कुल ऐसी बात है कि मान लीजिए आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, भूगोल हो,
एक ही ऑप्शनल आपने पढ़ाओ और आप कहें कि हमारा ऑप्शनल हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यही सबसे बेस्ट है, तो क्या कहा जाएगा? सबसे बेस्ट है तुमको कैसे पता है? अगर तुमने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होता 3 महीना, ज्योग्राफी पढ़ा होता 3 महीना, हिंदी साहित्य भी 3 महीना पढ़ते, इतिहास भी 3 महीना पढ़ते, तब तुलना करते, तब तो तुम्हारी बात मानी जाती। पढ़े सिर्फ एक विषय हो और कह रहे हो हमारा विषय बेस्ट है। बिहार से हो, केवल लिट्टी चोखा और दही चूड़ा सत्तू खा रहे हो और कह रहे हो यही दुनिया की बेस्ट डिश है। हो सकता है बेस्ट डिश। यूपी वाला कोई कह दे कि हमारा डिश बेस्ट है ये वाला, पंजाब वाला कहते हमारा आलू पराठा बेस्ट है। अरे भाई हो सकता है बेस्ट, लेकिन ये बात तुम तब कह पाओगे जब पहले दुनिया के अलग अलग भोजन के टेस्ट का तुमको समान अनुभव हो। कितना तुमने थाई डिश खाई है, कितनी मैक्सिकन डिश खाई है, कितनी स्पेनिश डिश खाई है, कितना जापानीज खाया है, ये सब खाया ही नहीं तो बेस्ट कैसे कह सकते हो? तुम ये कह सकते हो कि ये वाला खाना हमको ज्यादा अच्छा लगता है या हमको इसकी आदत है, ये नहीं कह सकते बेस्ट है। तो कहता देखो सारे लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि सुखों में कौन सा सुख बेहतर है, क्या सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है कि नहीं होता। कहता ये जवाब वही दे पाएगा जिसने पहले दोनों तरह के शारीरिक और मानसिक सुखों को भोगा हो। जब दोनों को भोगा हो, जैसे न्यायाधीश कौन होता है? न्यायाधीश होता है जो इनके वकील का तर्क सुनता है, इनके वकील का तर्क सुनता है। एक ही वकील का तर्क सुन के फैसला कर दे, तुम योग्य मानोगे उसको? नहीं। योग्य न्यायाधीश वो है जो दोनों वकीलों का तर्क सुनता है और उसके बाद फिर सुन के फैसला देता है। उसको दोनों वकीलों के तर्कों का ज्ञान होना चाहिए। वैसे मैं कह रहा है कि अगर इस पर विवाद हो गया कि शारीरिक सुख मानसिक सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है कि नहीं होता है, तो वही बता पाएगा ना जिसने दोनों सुखों को समान रूप से भोगा हो। रविराज में ये नहीं पूछ रहा हूं कौन सा स्पेशल होता है, पहले बात सुना करो ध्यान से। मैंने कहा कि अगर तुम इस तरह का जजमेंट कर रहे हो कि ये डिश बेस्ट है, तो क्या बिना सारी डिशेस को खाए तुम इसका जजमेंट दे सकते हो? तुम कहते हो भारत देश सबसे बेहतर है, तो तुम्हारा भावनात्मक स्टेटमेंट है। क्या तुमने सारे देश दुनिया के घूमे हैं? अगर नहीं घूमे तो तुम कैसे कह सकते हो भारत देश बेस्ट है? तुम ये कह सकते हो भारत देश में मैं रहता हूं, इसका मुझे अनुभव, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते भारत बेस्ट है। भारत बेस्ट है कहने के लिए तुमको योग्य न्यायाधीश बनना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा है कि जब आप कहेंगे ये सुख ज्यादा बेहतर है, वो सुख कमजोर है, तो ये तब कह पाएंगे जब उसका दोनों का अनुभव होगा। अब इस बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता हूं, फिर समझेंगे कैसे इससे मिलने एक तर्क बनाया। क्या तर्क बनाया? उसने कहा किसी भी योग्य न्यायाधीश के पास जाओगे जिसने दोनों तरह के सुख भोगे होंगे, वो कभी शारीरिक सुख का चयन नहीं करेगा, हमेशा मानसिक सुख का चयन करेगा। ऐसे सिद्ध हो जाता है कि जो लोग जज बनने लायक हैं वो शारीरिक सुख नहीं चुनते हैं। शारीरिक सुख वही चुनते हैं जिनको मानसिक सुख का अनुभव ही नहीं है। जैसे हो सकता है क्लास में शायद उदाहरण दिया, नहीं दिया तो फिर से सुन लो। एक लड़की है बिहार में, बांका से, झारखंड और बिहार का बॉर्डर बांका से हो, भागलपुर से हो, कहीं से रख लो। उसके पिता जो शहर के बड़े व्यवसायी हैं, उदाहरण समझना, उससे हम समझेंगे बात क्या कहना चाह रहा हूं। समझाने वाला उदाहरण, लिखने वाला नहीं। उसके पिताजी शहर के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, इकलौती बेटी है, भागलपुर में इनका बहुत बड़ा पैतृक मकान है। बेटी भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से सोशियोलॉजी में समाज शास्त्र में बीए कर रही है। पिताजी पितृसत्तात्मक सोच के हैं, इसलिए अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए कार से भेजते हैं। 2 गार्ड साथ में जाते हैं जीप से, फिर जब कॉलेज खत्म हो जाता तो लेके आते हैं। वो इस सोच के आदमी है कि लड़कियों को लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए। घर में भी उस लड़की के ऊपर पाबंदी है, लड़कों से मुलाकात नहीं हो सकती, अपने घर पे अपने दोस्त पुरुष दोस्तों को नहीं बुला सकती है, पुरुष दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जा सकती है। और अदरवाइज पिताजी बहुत प्यार करते हैं उसको, महंगे ड्रेस ला के देते हैं, कार खरीद रखी उसको, क्योंकि सैकड़ों करोड़ के आदमी है, घर में सारा सुख सुविधा ऐसो आराम है। उस लड़की से मान लीजिए आप पूछिए कि बताओ ये भागलपुर की जो संस्कृति है, तुम्हारे पिताजी जो तुमको उसमें रखते हैं, अच्छा है कि खराब? ये वो लड़की सिर्फ भागलपुर में रही, उसके अलावा कहीं नहीं गई है। उसने अपनी माँ को ऐसे देखा है कि उनके पुरुष दोस्त नहीं है, अपने चचेरी बहनों को देखा उनके पुरुष दोस्त नहीं है, परिवार में महिलाएं घर के अंदर पर्दे में रहती हैं, उसको कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। कहेगी हाँ बहुत अच्छी संस्कृति भागलपुर की, मुझे पिताजी बहुत प्यार करते हैं, तो वो कहेगी हाँ बहुत प्यार करते हैं। पूछेगी कोई, पूछिए आप उससे कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं लगता तुमको सोसाइटी में? कहेगी नहीं। मुझे भारतीय संस्कृति का जो ये स्त्रियों पर पाबंदी ठीक है क्या, लड़कों से बात ना करने देना ठीक है क्या? कहेगी हाँ बिल्कुल ठीक है, लड़कों से क्यों बात करेंगे, शादी के बाद अपने पति से बात करेंगे, अपने चचेरे भाइयों से बात करेंगे, बाहर के लड़कों से क्यों बात करें, लड़कियों को लड़कों से बात करना ठीक नहीं। खुद इन सब बातों को क्या कर रही, सहमति दे रही। मुसलमान होगी तो आप पूछेंगे बुर्का पहनती हो तुम कॉलेज जाते समय ठीक है क्या? कहेगी हाँ हमारी संस्कृति है ये। अब मान लीजिए इस लड़की का अपहरण कीजिए, बुरे इरादे से नहीं, अपहरण कीजिए, और अपहरण करके सीधे वीजा पासपोर्ट वगैरह बनवा के इसको सीधे ले जाइए नॉर्वे, पता ना चले पिताजी को। नॉर्वे ले जाइए, वहां व्यवस्था रखिए, ओस्लो में इसको ले जाके छोड़ दीजिए, और वहां पीजी कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में यहां से ग्रेजुएशन कर चुकी थी, पीजी में सोशियोलॉजी में वहां की यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करा दीजिए। अब इसको नॉर्वे में 5 साल रहने दीजिए, इसका वीजा पासपोर्ट वापस लीजिए, लौट ना पाए क्योंकि शुरू में जाएगी जल्दी लौटना चाहिए, छटपटाएगी। 5 साल रहने दीजिए नॉर्वे में। नॉर्वे में जब 5 साल रहेगी, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी, देखिएगी कोई बुर्का पहनता ही नहीं, लड़की लड़के पे परिधान का कोई प्रतिबंध है ही नहीं, दोनों समान रूप से रहते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता ही नहीं, किसी लड़की को अपने साथ गार्ड ले जाने की जरूरत ही नहीं। रात में 2 बजे लड़कियां ओस्लो की सड़कों पर टहलती हैं, पार्टी करती हैं, लड़कियां पुरुषों से बात करती हैं, पुरुष उनके घर पार्टी के लिए आते जाते हैं। लड़कों पर भरोसा कर सकते हैं आप, लड़के आपको सिर्फ लड़की होने के नाते नहीं दोस्त होने के नाते भी देखते हैं। वहां रहे 5 साल, वहां की आजादी भोगे, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। 5 साल वहां रहने के बाद अब इसका वीजा पासपोर्ट लौटा दीजिए। ध्यान रखना भागलपुर में उसके पास शारीरिक सुख ज्यादा था, गाड़ी थी, बड़ा घर था, ऐशो आराम था, क्योंकि सैकड़ों करोड़ के पिताजी आदमी थे। ओस्लो में सिर्फ फेलोशिप पर रह रही, एक कमरे के हॉस्टल में,
पीजी कंप्लीट हो गया, अब उसका पासपोर्ट वीजा लौटा दीजिए, उसको 2 ऑप्शन दीजिए कि यहीं नॉर्वे में रह जाओ, माता पिता से मिलने बीच बीच में भागलपुर जाती रहना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, नॉर्वे में रह जाओ, यहीं की किसी लड़के से शादी करो जो बराबरी के साथ तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट करेगा, किचन में खाना भी बनाएगा, घर भी साफ करेगा, समाज में कोई रोक टोक नहीं होगी, जहां मर्जी आओगी जाओगी। दूसरा ऑप्शन दे दीजिए कि तुम्हारे पिताजी भागलपुर बुला रहे हैं, वहां जाओ, फिर से बुर्का पहनो। एक लड़का उन्होंने देख रखा है बहुत अच्छा, खाला के साथ कहीं गए थे, देखा है, बड़े खानदानी लोग हैं, उनका बड़ा व्यापार है फलों वालों का, उनके इकलौते लड़के से तुम्हारी शादी कर रहे हैं, और वो परिवार भी बिल्कुल वैसा है लड़कियों के मामले में, घर के अंदर लड़कियां रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, लड़कों से बात नहीं करेंगी, सुख सुविधा खूब रहेगी, कारोबार खूब रहेगी। अब ये लड़की क्या होगी, अब इसको दोनों अनुभव मिल गया है, वहां शारीरिक सुख भागलपुर में इसको बुला रहा है, और यहां नॉर्वे में उसके पास मानसिक सुख है, आजादी का, टहलने घूमने का, पाबंदी से आजाद होने का। अब मिल के हिसाब से अब ये बन चुकी है योग्य न्यायाधीश, अब जिस सुख को ये चुनेगी उसी सुख को मिल कहेगा बेस्ट है। जब तक ये भागलपुर में अकेले थी, पीएनबी कॉलेज में पढ़ती थी, तब तक मिल कहेगा कि अभी वो योग्य न्यायाधीश नहीं थी, क्योंकि भागलपुर के समाज का इसको ज्ञान था, उसको लगता लड़कियां पर्दे में ही रहती हैं, ये पाबंदियां सब ठीक हैं, हाँ पिताजी प्यार तो करते हैं, इतना सारा हमारे लिए धन दौलत संसाधन सब उन्होंने रखा हुआ है, तो इस तो बेहतर है। लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि एक लड़का यहां जो तुम्हारे साथ स्कूल, तुम्हारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तुमको पसंद करता है, जिस लड़के से तुम्हारे पिताजी विवाह तय करे, भागलपुर उतना अमीर नहीं है, लेकिन रहेगा तुम्हारे साथ बराबरी के साथ, तुमको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, घर के अंदर तुम घरेलू काम में नहीं खपोगी, बताओ क्या होगा, ये भागलपुरी लड़की लौटेगी? लौटेगी? लौटेगी नहीं लौटेगी? भागलपुर लौट के अपने परंपरागत परिवार के आधार पर एक पुरुष से शादी कर लेगी और पाबंदियां सब स्वीकार कर लेगी, या वहीं नॉर्वे में कम कमाई में भी रहना चाहेगी? आप में से लगभग सारे लोग, लड़कियों का उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण है, सपना कह रही नहीं लौटेगी, निशा भी कह रही नहीं लौटेगी, सोनाली भी कह रही नहीं लौटेगी, सोनिया भी कह रही नहीं लौटेगी। इसका मतलब क्या निकला? ओस्लो में है मानसिक सुख, चेतना का परिष्करण हुआ, आजादी पहली बार मिली तो आजादी का मूल्य पता चला। जाफिर आलम तुम्हारा उत्तर ठीक नहीं, तुम लड़की थोड़े हो, तुम लड़के हो इसलिए तुमको पता नहीं है, लड़की होते तब ये लड़की, उसने कहा इस वाले उत्तर में लड़कियों का उत्तर, फौजिया का उत्तर में मानूंगा, प्रीति का मानूंगा। क्या देख रहे हो, ये लड़की क्या बन गई? दोनों जैसे एक न्यायाधीश 2 वकीलों की बात जब सुन लेता है तब निर्णय देता है, वैसे लड़की दोनों जीवन को समझ गई, भागलपुर वाला भी ओस्लो वाला भी, अब जो निर्णय ले रही वही सही योग्य न्यायाधीश का निर्णय। इस कारण से क्या सिद्ध हुआ कि जब मानसिक सुख और शारीरिक सुख हो, दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, तो मिल कहेगा जिसने दोनों सुखों को बराबर रूप से भोगा है वो मानसिक सुख से समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब मानसिक सुख गुणवत्ता में क्या है? श्रेष्ठ है। क्या पा रहे हो? मात्रा तो कम है, ओस्लो में सुख की मात्रा कम है, उस लड़की के पास बड़ा घर नहीं है, अमीर खानदान नहीं है, मात्रा सुख की कम हो गई, लेकिन मिल कहेगा मानसिक सुख की गुणवत्ता ज्यादा है। अब इस तर्क को थोड़ा दूसरे तरीके से समझो, ज्यादा ज्यादा थोड़े ज्यादा बेहतर उदाहरणों से। मान लीजिए आज के हिंदुओं को मैं कह दूं कि तुमको इस्लामिक शासन में लौटा देंगे, जहां तुम्हारे पर जजिया लगेगा, जजिया कर लगेगा, वहां लौटा देंगे, तुम्हारे पर पाबंदियां लगेंगी, वहां लौटा देंगे, लेकिन तुमको सुख बढ़ा देंगे, तुम्हारे सुख में बढ़ोतरी कर देंगे, गरीबी भी दूर कर देंगे, ऐसा इस्लामिक शासन क्रिएट करेंगे जिस इस्लामिक शासन में तुम्हारी गरीबी दूर कर दी जाएगी। कितने हिंदू शारीरिक सुख की चाहत में लौटेंगे पीछे, यहां हमको लौटा दो ऐसी जिंदगी में? एक भी नहीं लौटेगा। मुसलमानों से कह दीजिए कि तुमको एक राज्य में फूड सिक्योरिटी दे देंगे, तुमको लोन दिलवा देंगे, लैपटॉप दिलवा देंगे, लेकिन तुम्हारे इस्लाम पे पाबंदी लगा देंगे, पैसा रुपया का ज्यादा तुम्हारे लाभ कर देंगे, इस्लाम पे पाबंदी लगा देंगे, हिंदुओं के अधीन कोई कर, जैसे हिंदू जजिया देते थे तुमको भी कर देना पड़ेगा। कितने मुसलमान तैयार होंगे? एक भी नहीं। कितने दलित तैयार होंगे क्या से 100 साल पहले उनको लौटा दिया जाए, उन पर वही सारी पाबंदियां लगा दी जाए जो वर्ण व्यवस्था में थी, लेकिन चलिए पैसा दे दिया जाएगा ज्यादा? एक भी दलित नहीं लौटेगा। पैसा ज्यादा दोगे तब भी गुलामी की उस दुनिया में नहीं लौटेगा। इसका मतलब मिल कह रहा है कि मानसिक सुख और शारीरिक सुख में, मानसिक सुख अगर आपने एक बार भोग लिया, उसकी आपको आदत पड़ गई उतनी ही जितनी शारीरिक सुख की है, अब फिर कभी टकराव हुआ तो आप मानसिक सुख को ज्यादा तवज्जो देंगे, शारीरिक सुख को नहीं। अगर आप एक बार योग्य न्यायाधीश बन गए, दोनों सुखों का समान अनुभव कर लिया, तो आप मानेंगे मानसिक सुख चाहिए हमको। इसी को मिल ने क्या कहा है? एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना ज्यादा बेहतर है। इस क्लास में मैं फौजिया, महेंद्र, कुमकुम, प्रियंका, प्रीति, इन सबसे पूछूं कि मेरे पास एक छड़ी है, आबरा डाबरा छू गिली गिली छू वाली, जब मैं ये मंत्र बोल के छड़ी किसी को छुआऊंगा, किसी का नाम लूंगा प्रीति, गिली गिली छू, फौजिया, आबरा डाबरा छू, जिसका नाम लूंगा
वो सुअर बन जाएगा। लेकिन कोई मामूली सुअर नहीं, ऐसा सुअर जिसको 2 कमरों का फ्लैट देंगे, 3 का कर लो चलो, एक बड़ा सा पिकअप ट्रक देंगे जिसके पीछे आराम से बैठ के शहर घूमेगा, 3 कमरों के फ्लैट में रहेगा, एसी वेसी ब्लोअर और सब लगा रहेगा, वहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम, गद्दे वद्दे पे सोएगा। ऐसा सुअर बना देंगे तुमको। क्या बढ़ा देंगे? तुम्हारी जिंदगी में शारीरिक सुख बढ़ा दिया, संतुष्ट सुअर बनाएंगे। जो जो शारीरिक सुख हो सकता है, खाना पीना पहनना उड़ना सब दे देंगे चलो तुमको। लेकिन ये जो कला है ना, संगीत है, साहित्य है, लोकतंत्र है, इंसानी दुनिया की सब चीज तुमसे छिन जाएगी। शारीरिक सुख बढ़ गया, लेकिन मानसिक सुख जिन बातों से मिलता है, पढ़ा है आपको, मानसिक सुख किससे मिलता है? संगीत से, कला से, साहित्य से, सब छिन जाएगा। पूछेंगे फौजिया से, प्रीति से, महेंद्र से, शिवम कुमार से, रोशन से कि भरोसा करना मैं छड़ी बोल के गिली गिली छुआऊंगा, सुअर बन जाओगे। बताओ बनोगे? रोशन शिवम कुमार कांपने लगेंगे, सोचेंगे कहीं सर सही हमारा नाम ना बोल दें। अगर उनको भरोसा हो जाए मेरे पास ऐसी ताकत है, एक आदमी सुअर बनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता है? कहना चाहता देखो, इंसान बन के हमारी दुनिया में तमाम तकलीफ है, हम असंतुष्ट हैं। कई बार लगता है हमारे धर्म के साथ जाति हो रही है, कई बार लगता है हमारी जाति के साथ जाति हो रही है, कई बार लगता है राज्य में लोकतंत्र ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी दुनिया में हमको समस्याएं नजर आती हैं, असंतुष्ट हैं। फिर भी अगर हमसे कहा जाए कि चलो ठीक है दुनिया छोड़ दो, पशुओं की दुनिया में ले चलते हैं और तुमको एक संतुष्ट सुअर बना देते हैं, चलोगे? कहोगे नहीं भैया, चाहे जितना असंतुष्ट हो, सुअर नहीं बनेंगे। मैं कहता है इसका मतलब तुम शारीरिक सुख और मानसिक सुख में जब चुनना हुआ, तो ऐसे सुअर को जिसके पास शारीरिक सुख सारा दे रहे हैं, वो बनने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए उसने क्या कहा, एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेहतर है। सुअर प्रतीक है शारीरिक सुख का, और असंतुष्ट मनुष्य प्रतीक है किसका? असंतुष्ट है लेकिन उसके पास कला है, तो साहित्य है, फिल्में है, सिनेमा है, प्रतीक है मानसिक सुख का। उसी कथन का दूसरा भाग क्या है? उसी कथन का दूसरा भाग है, एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मनुष्य से ज्यादा बेहतर है। सुकरात को हम कह देते कि आम इंसान की तरह बन जाओ, खाओ पियो सो जगो, बस कहां सवाल पूछते रहते हो, छोड़ो ये सब। सुकरात नहीं मानता। सुकरात को कह देते लो 2 किलो सोना, छोड़ो सवाल पूछना, नहीं मानता। जब जान पे आप बनाई तब नहीं माना, जान दे दिया, जहर पी लिया लेकिन नहीं माना। तो मिल कहना क्या चाहता है? मिल कहना चाहता है जैसे जैसे आपकी जिंदगी में मानसिक सुख का अनुभव आपकी जिंदगी में बढ़ जाता है, आपका सुख में है नहीं मानसिक सुख, आपकी जिंदगी मानसिक सुख की समझ नहीं है, क्योंकि मैं पता है मानसिक सुख कैसे, शास्त्रीय संगीत की समझ बनेगी तब मानसिक सुख आएगा, कला की समझ बनेगी तब आएगा, साहित्य की समझ बनेगा तब आएगा। आपकी जिंदगी मानसिक सुखों की समझ तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप शारीरिक सुखों को छोड़ते जाएंगे। जरा देखो कौन है इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल? सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ एक राजकुमार था, तुम राजकुमार नहीं हो, न फौजिया राजकुमारी है, न प्रीति राजकुमारी है, न जाफिर राजकुमार है, सिद्धार्थ था। अब बाद में सिद्धार्थ बन गया बुद्ध। जब बुद्ध बना तो राजकुमार नहीं रह गया। जब सिद्धार्थ था वो, तब उसके पास शारीरिक सुख था क्योंकि राजमहल में रहता था, अपने बेटे राहुल के साथ, पत्नी के साथ, सुख सुविधा के साथ रहता था। जब बुद्ध बना, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो मानसिक सुख रह गया ज्ञान से, ज्ञान से उसकी चेतना का परिष्करण हुआ, चेतना का परिष्करण हुआ तो उसके पास मानसिक सुख आया, लेकिन शारीरिक सुख नहीं है। बुद्ध बनने के बाद उसके पास मौका है, बुद्ध बन के भी देख लिया, राजकुमार पहले सिद्धार्थ था ही, अब चुन ले किसको चुनना है। किसको चुना उसने? वापस राजमहल लौटा क्या? नहीं, जिंदगी भर बुद्धि बना रह गया। तो जरा सोचो, जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, उसको जब मानसिक सुख का ज्ञान हुआ तो उसने मानसिक सुख चुना। और आओ स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों पे आओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बढ़िया वकालत चलती थी, मोतीलाल नेहरू की बहुत बढ़िया वकालत चलती थी, भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी कुछ बड़े बड़े वकील थे, आजादी की लड़ाई में कूद गए। कूदने के बाद उन्होंने वापस वकालत करके पैसा कमाया क्या? नहीं। दुनिया का कोई महापुरुष ले लो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले लो, उन साइंटिस्ट के आविष्कार से बाद में बाजार में पैसा कमाया, साइंटिस्ट ने थोड़ी कमाया। किसी बड़े साइंटिस्ट को कह देते मैडम क्यूरी को, अरे छोड़ो रेडियो एक्टिविटी ढूंढ रही हो, लो 2 करोड़ रुपया, चलो कोचिंग पढ़ाओ पीडब्ल्यू में। तुमको भरोसा है कि मैडम क्यूरी को 2 करोड़ रुपया देती अपना प्रोजेक्ट छोड़ देती? नहीं। अमर सिंह को कह दो, रवीश कुमार को कह दो कि जुबान पे ताला लगाओ, बोला मत करो, लो 1 करोड़ रुपया, चुप हो जाएंगे? नहीं। इनको जो बोलने की आजादी से मानसिक सुख मिलता है, इसको करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ लेके छोड़ेंगे नहीं। तो जीएस मिल यही कहना चाहता है। जीएस मिल कहना चाहता है कि अगर किसी मनुष्य को दोनों सुखों का बराबर अनुभव करा दोगे, तो मनुष्य शारीरिक सुख की तरफ नहीं जाएगा, मानसिक सुख का चयन करेगा। इसके आधार पर उसने क्या बताया कि मानसिक सुख मात्रा में कम है, तब भी मनुष्य उनका चयन कर रहा है, इसका तब उनकी गुणवत्ता शारीरिक सुख की तुलना में ज्यादा है। राजकुमार होकर जब सिद्धार्थ में राजमहल में रहता तो सुख की मात्रा वहां ज्यादा थी, लेकिन जब बुद्ध बन गया तो वहां मानसिक सुख है, जिस मानसिक सुख में मात्रा में मैच नहीं कर पाओगे। धन दौलत, घुड़सवार, रथ, सारथी, पत्नी, बीवी, बच्चा सब तो है वहां, सुखी सुख है, मात्रा तो वहां ज्यादा थी, लेकिन गुणवत्ता इधर ज्यादा है। इस आधार पर पहला जो तर्क है क्या है? योग्य न्यायाधीश के तर्क में मिल क्या कहता है? इसमें मिल कहता है कि मानसिक सुखों का शारीरिक सुखों के समान अनुभव एवं ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति सदैव मानसिक सुखों को तरजीह देता है।
किसी शास्त्रीय संगीत की समझ जिसके पास हो गई, उसको कह दो क्या भोजपुरी गाना सुनो, नहीं सुनेगा, कहेगा वल्गर है, घटिया है, अश्लील है, नहीं सुनेगा, उसको मजा नहीं आएगा उसमें। किसी को क्लासिक्स पढ़ने की आदत हो गई, क्लासिक्स टॉलस्टॉय पढ़ता है, मोपासा पढ़ता है, हेनरी पढ़ता है, एस.डी. लॉरेंस पढ़ता है, प्रेमचंद पढ़ता है, जैनेन्द्र पढ़ता है, अज्ञे पढ़ता है, उसको ले आओ कह दो ये एक उपन्यास है मेरठ से सुरेंद्र मोहन पाठक का वर्दी वाला गुंडा, पढ़ोगे? कहेगा नहीं। अगर आपकी चेतना एक बार इतने बड़े बड़े साहित्यकारों की समझ बना लेगी तो आप ये सब उपन्यास सड़क पर बिकने वाला नहीं पढ़ेंगे। आपको शास्त्रीय संगीत सुनने में मजा आने लगेगा तो आप भोजपुरी गाना नहीं सुनेंगे। तो मिल का कहना यह है कि देखो तुमको अनुभव नहीं है, भोजपुरी गाना ही जानते हो, शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता तुम्हारे, तो फिर तो तुम कहोगे नहीं भोजपुरी गाना ही बेहतर है। जब भोजपुरी गाना जितना ही समझ में तुमको शास्त्रीय संगीत भी आने लगेगा तब चुनना, तब बताना किसको चुनोगे। वर्दी वाला गुंडा की तरह तुमको जैनेन्द्र भी समझ में आने लगेगा तब बताना कौन सा नॉवल तुमको पसंद आ रहा है। कहता जब एक ही समझ में आ रहा है तो क्या चुनाव है। इसलिए मिल का कहना है कि मानसिक सुखों का चयन किसने किया है? महापुरुषों ने, वैज्ञानिकों ने, गणतज्ञों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, अपने क्षेत्र में सबसे विशिष्ट कार्य करने वालों ने। इसलिए या तो हम खुद ही दोनों सुख भोग के तब डिसाइड करें, और या दूसरे जिन लोगों ने दोनों सुख भोगा और बाद में मानसिक सुख का चयन कर लिया, सरदार पटेल को देख के, मैडम क्यूरी को देख के, गौतम बुद्ध को समझ के, अंबेडकर को देख के क्या कर लें, हम उनसे ये बात सीख लें कि भाई जिंदगी में मानसिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मिल का पहला तर्क है, योग्य न्यायाधीश का तर्क। ठीक है, इसलिए यूपीएससी में तुमसे हॉबी पूछी जाती है। यूपीएससी क्या मानता है कि अगर तुम्हारी ज्यादा हॉबीज हैं, संगीत सुनना, कहानियां पढ़ना, सिनेमा देखना, इसका तो तुम्हारी चेतना का परिष्कार हुआ, इसका मानसिक सुख को तुम ज्यादा तरजीह दोगे, और मानसिक सुख को ज्यादा तरजीह दोगे तो पैसे के पीछे नहीं भागोगे, ईमानदार बनने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई हॉबी है ही नहीं, या हॉबी जबरदस्ती फॉर्म में लिखोगे, केवल भरने के लिए भरोगे, हॉबी नहीं है, इसका तुम्हारी चेतना का परिष्कार नहीं हुआ, तो इसका तुम्हारी चेतना का परिष्कार नहीं हो, तुमको मानसिक सुख का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है, तो तुम केवल शारीरिक सुख की तरफ भागोगे, और शारीरिक सुख की तरफ भागोगे तो पैसा कमाओगे। इसलिए यूपीएससी में उसके फॉर्म में पूछा जाता है क्या हॉबीज है तुम्हारी। अगर आपकी हॉबीज नहीं है तो बहुत खराब इंप्रेशन उसका जाएगा। ठीक है, इसे आगे निकालेंगे कि नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से बनेगी। आपको ज्यादा गुणवत्ता वाली बात समझ में आ गई तो कहां पूरे कचरे में फंसे रहेंगे पैसा कमाने में। आप समझेंगे कि नैतिक बनने से तो मानसिक सुख बढ़ता है, अब बढ़ता है तो फिर तो नैतिक बनने से सारा नुकसान कहां है, फायदा है। वही आदमी नैतिक नहीं बनता जिसको लगता है नैतिक बनने में नुकसान है, क्योंकि नैतिक बनने से कमाई घट रही है। कमाई से क्या मिलता है? शारीरिक सुख। लेकिन एक बार आप समझ गए कि शारीरिक सुख तो जो है वो इंफीरियर है, मानसिक सुख सुपीरियर है, जिंदगी में कभी दोनों के बीच में चुनना पड़ा तो पहला प्रेफरेंस दूंगा मानसिक सुख को, तो आप फिर केवल रुपया पैसा कमाने के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है ना। चलिए, अब ये पहला तर्क आपको समझ में अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या कर दिया पापा कुमार ने दिलशा? मानसिक सुख के लिए क्या चाहिए? परिष्कृत चेतना। परिष्कृत चेतना, ठीक है, बात समझ में आ गई है। योग्य न्यायाधीश वाला तर्क, मानसिक सुख और शारीरिक सुखों के समान अनुभव ज्ञान होने पर व्यक्ति सदैव मानसिक सुखों को तरजीह देता है, जिसको दोनों का ज्ञान है। जिसको दोनों का ज्ञान है मानसिक सुखों को तरजीह देता है। इससे क्या सिद्ध होता है? जैसे गौतम बुद्ध, जैसे अंबेडकर, जैसे रमाबाई, कोई महापुरुष ले लो, जैसे सरदार पटेल। नींद आने लगी ना मधु? बहुत बढ़िया। इसका मतलब अभी मानसिक सुख का विकास नहीं हुआ है। गिली गिली छू से तुमको आबरा डाबरा से कुछ बना है क्या? आइए अब जरा देखिए दूसरा तर्क। तो पहला तर्क योग्य न्यायाधीश समझ गए, योग्य न्यायाधीश से सिद्ध करेंगे हम। इससे क्या समझ गए? असंतुष्ट सुकरात क्यों संतुष्ट मनुष्य से बेहतर है? क्योंकि असंतुष्ट सुकरात के पास मानसिक सुख ज्यादा है, संतुष्ट मनुष्य के पास शारीरिक सुख ज्यादा है। क्या समझ गए? इधर है संतुष्ट सूकर, सूकर का मतलब सुअर, पिग। क्या है इसके पास? शारीरिक सुख। और इधर है असंतुष्ट मनुष्य, इसके पास क्या है? मनुष्य होने पर क्या आ गया इसके पास? मानसिक सुख। इसी तरफ इधर कौन है? इधर है संतुष्ट मनुष्य, फिर से इसके पास क्या है? शारीरिक सुख। और इधर है असंतुष्ट सुकरात। सुकरात के पास क्या था? ज्ञान था। ज्ञान से क्या आता है? ज्ञान से आता है मानसिक सुख। ये क्या है? ये सॉरी, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये श्रेष्ठ है। तो मिल का जो आर्गुमेंट था वो ये कह रहा है ये दोनों मानसिक सुख वाले हैं, इनको चुनना चाहिए। दूसरा तर्क था, मान लो मैं कह दूं संपोषणीयता का। संपोषणीयता का तर्क,
बड़े सारे सवाल हल होंगे इससे, इसको ठीक से समझ लो, इस पर टाइम इसलिए दे रहा हूं, इसको ठीक समझ लो, इससे एथिक्स में बहुत सारे सवाल हल होंगे, स्वार्थवाद से, सुखवाद से बहुत सारे सवाल हल होंगे। चलिए, संपोषणीयता समझिए। देखिए शायद नींद भाग जाए इससे। अच्छा, दूसरे नंबर पर समावेशन था क्या? मैं समझ गया, स्वीट पॉइजन जैसे आए वैसे मैं समझ गया कि इन्होंने कुछ लिखा है तो मामला कुछ है। चलो संपोषणीयता लिख दिया, समझ लो, इसी को समझ लो पहले। देखो, एक तर्क मैं देता हूं, समझना, फिर से समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर जैसे समझाने के बाद में उदाहरण गौतम बुद्ध का दिया, सरदार पटेल का दिया, इसमें भी ऐसे दूंगा। पहले समझने वाला उदाहरण सुनो। कभी तुम किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाओ, और ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाना जो हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, जैसे हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जैसे महाबलीपुरम के शो टेम्पल, महाबलीपुरम का शो टेम्पल, ये सब यूनेस्को की धरोहर है। कभी जाओ, पाओगे दो तरह के लोग यहां तुमको मिलेंगे। समझना तर्क, दो तरह के लोग मिलेंगे। एक परिवार मिलेगा पंजाब से आया है, 10 लोगों का परिवार, फ्लाइट का टिकट खरीद के, 6 ब्रीफकेस में खूब कपड़े लत्ते भर के, स्विमिंग करने के लिए अलग कपड़ा, समुद्र के किनारे बैठने के लिए अलग कपड़ा। कपड़ा मालूम महाबलीपुरम गए, महाबलीपुरम बिल्कुल समुद्र के किनारे, पांडिचेरी जाते समय, चेन्नई से जब आप पांडिचेरी जाते हैं तो रास्ते में आता है, वहां पहुंचे, अपना सूटकेस ब्रीफकेस सब लेके वहां के किसी महंगे होटल में चेक इन करेंगे। बड़े बढ़िया बढ़िया होटल है वहां, आइडल बीच रिजॉर्ट है बिल्कुल एकदम समुद्र पे, रेडिसन है, वेलकम है आईटीसी का, किसी महंगे होटल में वहां रुक गए। और होटल में रुकने के बाद, चूंकि होटल सारे समुद्र के किनारे है बिल्कुल, वहां जाके समुद्र में खूब खेले, समुद्र में नहाए, रेत पे लेट के धूप लिए, एक आध दिन तो खूब ऐसे आनंद लेंगे। गए हैं महाबलीपुरम घूमने। महाबलीपुरम एक हिस्टोरिकल साइट है, पल्लव कला का केंद्र रहा है, पल्लव राजाओं का केंद्र है वो। वहां एक दिन फिर 2 दिन रहने के बाद उन्होंने तय किया कि आज चलो महाबलीपुरम का शो टेम्पल भी दिखाते हैं। कैसे जाएंगे शो टेम्पल देखने? देखना, ये जाएंगे सवेरे, खाना वाना खा के खूब ठूस के, होटल में बुफे में खूब 10-12 तरह के जितने डिस्प्ले सब खाया, फिर पहुंच गए महाबलीपुरम टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल जाएंगे तो वहां एकास्मक रथ बने हैं, जानवर है उन्हीं को एकास्मक रथ कहते हैं, चट्टान से काट के आकृतियां बनाई गई हैं। चढ़ गए, किसी जानवर का कान पकड़ के सेल्फी लिए, लटक के फोटो खिंचवाए, पहले फोटो खिंचवाएंगे सब परिवार के लोग बारी बारी से। फिर पहुंचे शो टेम्पल, समुद्र के किनारे शो टेम्पल हजारों साल से खड़ा है, समुद्र की लहरों और समुद्र की नमकीन हवा का सामना करते हुए हजारों साल से टिका है। क्या आर्किटेक्चर रहा होगा, पत्थर काट के बनाया गया है कि पत्थर से। गए वहां, वहां भी उछल कूद के पहले इधर उधर घुस के देखा मूर्ति कहां है, कहा मूर्ति कोई है ही नहीं है, तब किस बात का मंदिर है। देखा एक आध जगह रखी, कहा अच्छा छोटी मूर्ति है, वहां भी फोटो खिंचवाए। तो उसके लॉन में थोड़ी देर घूमने टहलने के बाद 20-25 मिनट थक गए तो वहां लॉन में आ गए, फिर खाए, चिप्स बैठ के खाए, कूड़ा फैलाए। तो उसमें जो यंग लड़की लड़का होगा कोई पेड़ ढूंढ के लिख देगा ये प्लस ये, प्रियंका प्लस ये, अनिल प्लस ये, किसी चट्टान पे लिख देगा। 1-1.5 घंटे में प्लस माइनस बना के महाबलीपुरम के बाजार चले गए। आधा घंटा में शो टेम्पल निपटा दिया, पल्लव कालीन कला का सबसे सुंदर प्रतीक, उसको आधा घंटा में निपटा दिया। चट्टान पे उछल कूद करके, फोटो खिंचवा के, खाना पीना खा के, कूड़ा फैला के, प्लस माइनस करके निकल लिए महाबलीपुरम का बाजार। मैं जानता हूं तुम्हारी नींद टूट जाएगी। नींद कैसे टूटती है तुम्हारी, इसका मुझे फार्मूला पता है। देखिए किसी को नींद नहीं आ रही, सबकी नींद गायब हो गई। पहुंचे बहरहाल वहां पहुंचे, खूब जम के खरीदारी की, 2 ब्रीफकेस भर लिए। खरीदारी करने में इन्होंने 4 घंटा लगाया और पल्लव कालीन मंदिर देखने में आधा घंटा, बाकी टाइम तो वहां जो बिताया खाना खाने में लगाया। अब फिर वहां से कहे कि अब हो गया, चलो होटल चलते हैं, स्विमिंग पूल में नहाएंगे रात में। 6 बजे वापस लौट आए, स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहे हैं, मर्द दारू पी रहे हैं, औरतें प्लेइंग कार्ड्स खेल रही हैं। टाइम काटा, वहां खूब टाइम काटा। अब जरा देखो, उसी समय एक दूसरा सैलानी लेके आओ वहीं पे, वहां आप देखेंगे, वैसे साइट्स पे जाएंगे आप तो देखेंगे वहां कोई 24-25 साल का विदेशी आपको दिखेगा, एक बैग लेके आया होगा। ये 6 ब्रीफकेस लेके गए पंजाब से, वो फिनलैंड से आया है एक बैग लेके केवल, उसमें 2-3 पेयर जीन्स है, चश्मा वश्मा है, किताब डायरी है, वैसे ठुसा हुआ कपड़ा प्रेस नहीं है, टी-शर्ट 2-3 पड़ी हुई उसमें, बैग पे सारा एक बैग है, उसी पे लादे सामान, चला आया। होटल में नहीं रुकेगा वो, महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे किसी बस्ती में जाके किसी होम स्टे में 2000 रुपए वाला रुकेगा, कल्चर का फील ले रहा है। और वो आएगा महाबलीपुरम मंदिर देखने, फिनलैंड से आया मंदिर देखने। मंदिर देखने से पहले बहुत पढ़ चुका है विकिपीडिया पे फिनलैंड में ही उस मंदिर के बारे में कब बना था। ये मंदिर देखने आएगा, उसी मंदिर को देखते हुए वहां घूमते हुए सुबह से शाम कर देगा, हो सकता है लेकिन फिर लौटाए वहां।
दो चार फोटो खींचेगा, बैठ के फिर लिखेगा कुछ, फिर घूमेगा, शाम में सूरज डूबता वहीं से देखेगा। तो ये फिनलैंड वाला आदमी उसी मंदिर से 8 घंटा आनंद ले रहा है। अब भारत का लुधियाना वाला तो 15 मिनट में गायब हो गया। मंदिर वही, एक में आनंद 15 मिनट में खत्म हो गया, बाकी आनंद तो खाने पीने, महाबलीपुरम के बाजार में शॉपिंग करने, होटल में स्विमिंग पूल में नहाने, इसमें मिला। घूमने आए थे महाबलीपुरम, उसको तो निपटा दिया मंदिर 20 मिनट में। क्या अंतर है? ये विदेशी आदमी जो मंदिर देख रहा है ना, तो दिखाई तो आंख से मंदिर दे रहा है। अगर सिर्फ उतने से सुख मिलता तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितनी देर मंदिर निहारते रहोगे? खत्म 2-4 मिनट में। जो लुधियाना वालों का हुआ। इसकी चेतना परिष्कृत है फिनलैंड वाले की। इसमें आर्किटेक्चर की, हिस्ट्री की, कल्चर की, इतिहास की समझ है। देख मंदिर रहा है, लेकिन उसकी चेतना हजारों साल पहले जा रही है कि उस समय कैसे बनाया गया होगा मंदिर। इंजीनियरिंग का मार्वल है, एक पत्थर से कैसे बनाया गया होगा। देख रहा कि कला किसमें कौन सी है, किस शैली का मंदिर है, द्राविड़ है, नागर है, किस शैली का है, कि उन दोनों का कोई मिला जुला रूप है। पल्लव राजा कैसे इस क्षेत्र पर राज करते रहे होंगे। मंदिर के साथ इतिहास में चला गया है, मंदिर के स्थापत्य में खो गया है, मंदिर की कला में खो गया है। तो केवल उसको पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है कि मंदिर है। उन फिनलैंड से पत्थर नहीं देखने आया 10-20, उससे बड़े बड़े मंदिर तो यहाँ भारत में अक्षरधाम, दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर, गुजरात में है, वहां चला जाता, वहां नहीं जाएगा। वो इतिहास देख रहा है, वो कला देख रहा है, वो स्थापत्य देख रहा है। जब वो ये सब देख रहा है तो उसके पास क्या है, उसकी चेतना में जो समझ है, उस समझ से जब मंदिर देख रहा है तो मंदिर वो 6 घंटा देखेगा। कैसा सुख है? ज्यादा देर तक चल रहा है, टिकाऊ ज्यादा है, लंबा चल रहा है। पहले वालों ने आंख से उसी मंदिर को देखा, लेकिन ना तो उनके पास पल्लवकालीन इतिहास की समझ, ना स्थापत्य की समझ, ना कला की समझ, इसलिए सिर्फ जो दिखाई दिया उतने से सुख मिला, खत्म। तो पहले वालों के लिए मंदिर देखना एक शारीरिक सुख था, दूसरे वाला मंदिर को जो देख रहा है इतिहास से, कला से, स्थापत्य से, वो मानसिक सुख है। तो मानसिक सुख क्या हुआ? मानसिक सुख टिका ज्यादा। तो लौट के जाएगा यहां से फिनलैंड, तब तक उसकी मेमोरी में बना रहेगा मंदिर। और ये हमारा लुधियाना लौट के आएगा परिवार, कहेगा वहां स्विमिंग पूल में बड़ा मजा आया था। मंदिर की बात नहीं करेगा कभी, कहेगा स्विमिंग पूल में बड़ा मजा आया था, बाजार में ये सामान बड़ा सस्ता मिला था। उसकी मेमोरी किसकी? समुद्र की। उसकी मेमोरी किसकी है? होटल की, बाजार की। फिनलैंड वाले की मेमोरी में बाजार, होटल, समुद्र नहीं है, उसकी मेमोरी में स्थापत्य है। तो दो सुखों में एक सुख कैसा है? टिकाऊ, टिकाऊ है, और एक सुख क्षणिक है, जल्दी खत्म हो गया। एक सुख उसी मंदिर को देखने पर आधे घंटे में खत्म हो गया, 25 मिनट में खत्म हो गया, दूसरा टिका रहा। मिल कहता है मानसिक सुख शारीरिक सुखों से इसलिए श्रेष्ठ है कि मानसिक सुख गायब नहीं होते। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, शास्त्रीय संगीत एक बार समझ में आ गया, आपको उम्र बढ़ती जा रही, फिर भी सुख मिले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज शास्त्रीय संगीत समझ सुनने से सुख मिला, फिर मुझे 15 दिन बाद सुख छोड़ दूंगा उसको। एक बार वो समझ बन गई, आपको उपन्यास पढ़ने का चस्का लग गया, क्लासिक्स पढ़ने का चस्का लग गया, साहित्य में रुचि बन गई, टिकी रहेगी। आपको याद आ जाए कोई अच्छी मूवी, 3 इडियट्स, जो मूवी आप देखते हैं उस तरह की मूवी का मैं जिक्र कर रहा हूं। रंग दे बसंती, 3 इडियट्स का आपको दृश्य याद आ गया। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से मशीन की परिभाषा पूछ रहा है और लंबी चौड़ी मशीन की परिभाषा बता रहा है। आपको याद आएगा, आज आप मुस्कुरा देंगे। सिनेमा आपने देखा इतने दिन पहले और मुस्कुरा आज दिए। अंदाज अपना अपना देखा आपने, सलमान खान, आमिर खान का क्राइम मास्टर गोगो वाला सीन याद आया, हंसने लगे। इसका मतलब वो क्या है? मानसिक सुख है जो आज तक चला रहा है। तो मानसिक सुखों में दीर्घ जीविता है। क्या है ये? संपोषणीयता का मतलब दीर्घ जीविता। मानसिक सुख शारीरिक सुखों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। जैसे कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत से प्राप्त होने वाला सुख खाने पीने से प्राप्त होने वाले शारीरिक सुख से अधिक टिकाऊ है। ठीक है, तो दूसरा तर्क है मिलका। बात समझाई? तीसरा तर्क क्या है? नींद भागी इस समय, जल्दी से सुन लो तीसरा तर्क भी। तीसरा तर्क है जो स्वीट पॉइजन बता रहे थे, समावेशन का तर्क। क्या तर्क है? शारीरिक सुख में साझेदारी नहीं हो पाती, शेयरिंग नहीं हो पाती। शारीरिक सुख में साझेदारी नहीं हो पाती है। मानसिक सुखों में शेयरिंग संभव है। तुम्हारे पास एक कार है, कितने लोगों के साथ साझा करोगे? किसी को नहीं देना चाहोगे। दे भी दोगे, 2 लोगों को दे दोगे, 3 लोगों को दे दोगे, कितने लोगों को दे दोगे? और शेयर नहीं कर सकते। एक रसगुल्ला है, कितने लोगों को दे दोगे? शेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन एक सिनेमा है,
उस सिनेमा को कितने लोग देख सकते हैं? एक कार को बहुत लोग नहीं भोग सकते, 5-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग उस पर चल सकते हैं। एक किताब को बहुत लोग पढ़ सकते हैं, एक सिनेमा को बहुत लोग देख सकते हैं। भौतिक सुख क्षमता का उपयोग तुम करोगे या दूसरा करेगा, दोनों टकराव है। तुम करोगे, दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा करेगा, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन एक सिनेमा हमने बनाया 3 इडियट्स, सब देख सकते हैं। शारीरिक सुखों को भोगने के लिए कोई क्रय शक्ति नहीं चाहिए। महाभोज पढ़ने के लिए मनु भंडारी का, यशपाल का उपन्यास पढ़ने के लिए, कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान पढ़ने के लिए कितना रुपया आपको चाहिए? 100 रुपया, 50 रुपये की किताब मिल जाएगी। कार के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो मानसिक सुख लगभग सब भोग सकते हैं, साझा किए जा सकते हैं। अपनी किताब मैं तुमको दे दूं, तुम उसी किताब दूसरे को दे दो, उसी एक किताब को बहुत लोग पढ़ सकते हैं। मैं अपनी किताब पूरी सोसाइटी थोड़ी बांट दूंगा। मैं अपने एक संगीत क्रिएट करूंगा, भीमसेन जोशी हूं, उस संगीत को बहुत लोग सुन सकते हैं। तो कहता है मानसिक सुखों में साझेदारी है, शेयरिंग है। मैं कविता लिखूंगा तो चाहूंगा ज्यादा लोग पढ़ें, लेकिन मेरी कार होगी, मैं नहीं चाहूंगा ज्यादा लोग उसको ले जाएं। शारीरिक सुखों में शेयरिंग नहीं है, साझेदारी नहीं हो सकती है, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक सुखों की तुलना में टिकाऊ भी हैं और मानसिक सुखों में साझेदारी भी हो सकती है। तो इस तरह से 3 तर्कों के आधार पर मिल क्या कह रहा है, क्योंकि शारीरिक सुख साझेदारी होने का मतलब क्या है, ये ज्यादा समतामूलक है, इनको तभी भोग सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानसिक सुख। मानसिक सुखों को सभी भोग सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए, भीमसेन जोशी का संगीत होने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शारीरिक सुख भोगने के लिए आपकी क्रय शक्ति, आपकी परचेजिंग पावर चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मिल कहता है कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है। तो आपने जो फैक्चुअल पार्ट था उसका सुखवाद का, वो पढ़ लिया। अब इसी फैक्चुअल पार्ट का एप्लीकेशन करके हम आ जाएंगे। नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से आएगी, मनुष्य की भलाई कैसे करेगा सुखवाद, दुनिया की समस्याओं कैसे हल करेगा, संस्थाओं को कैसे बेहतर बनाएगा, इस तरह के प्रश्नों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक, कल इससे आगे की बातचीत करके सुखवाद को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक और इससे आगे कल। शुक्रिया।